हेलो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है। एस्टिमेशन का मीनिंग होता है मूल्यांकन करना, आंकलन करना या फिर किसी बात के लिए एक अनुमान देना कि हाँ उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसी को हम एस्टिमेशन के नाम से जानते हैं। एस्टिमेशन प्रॉपरली अगर हमें समझना है तो यहाँ पर हमने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे हमें एस्टिमेशन जो है इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट एस्टिमेशन में क्या लिखा है। सबसे पहले कहा गया है कि एस्टिमेशन जो होता है वो एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर क्या होता है? जितना मैं जानती हूँ, पैरामीटर एक स्केलिंग यूनिट होती है। स्केलिंग यूनिट से मतलब होता है कि कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड यूनिट्स होती है जिसके बिहाव पर जो है आप किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एक अनुमान है उसको उसके बिहाव पर, एक प्री डिफाइंड यूनिट के बिहाव पर जो है एस्टिमेट कर सकते हैं। यानी उसका एक अनुमान जो है, एक भविष्यवाणी जो होती है जिसको फॉरकास्टिंग बोलते हैं आप, या प्रिडिक्शन भी बोल सकते हैं आप, वो जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो पैरामीटर जो है एक एस्टिमेशन करने के लिए यूज़ होने वाला एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। इसके बाद आता है एस्टिमेशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि एस्टिमेशन एक अनुमान भी होता है, एक आइडिया भी होता है, या फिर एक प्रिडिक्शन भी होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एस्टिमेशन एक रफ कैलकुलेशन होती है ऑफ द वैल्यू, नंबर्स एंड क्वांटिटी। ये 3 फॉर्म में होती है। ये वैल्यू फॉर्म में भी हो सकती है, नंबर फॉर्म में भी हो सकती है और क्वांटिटी फॉर्म में भी हो सकती है। तो कहा जाएगा कि जो एस्टिमेशन होता है, यानी जो एक अनुमान होता है, वो अनुमान जो है आपका रफली होता है। रफली कैलकुलेशन आप करते हैं। ये रफली कैलकुलेशन किसके बिहाव पर करते हैं? एक यूनिट होती है जो पहले से ही प्री डिफाइन होती है, एक फॉर्मूले के रूप में प्री डिफाइन होती है। तो उस फॉर्मूले के बिहाफ पर आप एक रफ कैलकुलेशन जो है रफ कैलकुलेशन करते हो। इस रफ कैलकुलेशन में आप 3 पॉइंट पर कैलकुलेशन करते हो, जैसे कि वैल्यू हो गई, या फिर कोई नंबर हो गया, या फिर कोई क्वांटिटी हो गई। ओके डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं हम एस्टिमेशन क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एस्टिमेशन अपने आप में एक फॉरकास्टिंग है, एक भविष्यवाणी है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें प्रोजेक्ट के साइज़ को एस्टिमेट किया जाता है, या प्रोजेक्ट के साइज़ के बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है, एक छोटा सा अनुमान लिया जाता है, या फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पर फोकस किया जाता है कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन से मतलब उसका टाइम कितना हो सकता है, यानी कितने अंतराल पर या कितने समय पर वो पूरा हो सकता है, या फिर उस प्रोजेक्ट में कितना एफर्ट्स लग सकता है, या फिर उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने कॉस्ट यानी कितनी मनी की आवश्यकता हो सकती है। तो ये एक एस्टिमेट जो है निकाला जाता है। इस एस्टिमेट को रफ एस्टिमेट कहते हैं, एस्टिमेट कहा जाता है। फाइनली तो तभी पता चलता है जब एक प्रोजेक्ट पर जो है, एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है, तो उस छोटे से प्रोजेक्ट की सक्सेसनेस जो है वो एक, ये कह लीजिए कि एक न्यू डायरेक्शन जो है, आपको एक अच्छी डायरेक्शन जो है वो आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए या नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जो है एक बहुत अच्छा आइडिया जो है आपके लिए देने में हेल्प प्रोवाइड कराती है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि जो एस्टिमेशन होता है वो एक रफ एस्टिमेशन होता है। आगे हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होती है? सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि प्रिपेयरिंग कोटेशंस। यहाँ पर आपको सबसे पहले कोटेशंस बनानी पड़ती है। कोटेशंस का यहाँ पर मतलब होता है कि आपको एक लिस्ट तैयार करनी होती है, एक सूची तैयार करनी होती है, जिसमें आपके रिसोर्सेज के नेम होते हैं, आपके टूल्स, फीचर्स, फंक्शंस जो होते हैं, ऐप्स जो होती हैं उनके नाम होते हैं, साथ के साथ टीम मेंबर्स के भी नाम होते हैं, उनके भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर जो सिस्टम का बैकग्राउंड होता है, उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसके बारे में भी पहले से ही जो है राइट हुआ होता है कि किन किन चीज़ों से मिला करके एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर वर्क करना है। इसी के साथ जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको कि एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटीज़ में जो है रिसोर्सेज प्लानिंग भी होती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि कौन कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता हो सकती है एक प्रोजेक्ट, एक एप्लीकेशन को बनाने में, तो उसके बारे में भी जो है एक्टिविटीज़ करनी होती है। इसी के साथ रिसोर्सेज की, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी भी शेड्यूलिंग करनी होती है, कब कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। जैसे कि एक प्रोजेक्ट को बनाने में
एक एप्लीकेशन को बनाने में 3 टर्म्स जो यूज़ होती है, 3 टर्म्स कौन सी होती है, जैसे सबसे पहले फीजिबिलिटी स्टडी होती है, फिर रिक्वायरमेंट को गैदर करना होता है, फिर कोडिंग की जाती है, कोडिंग के बाद जो है उसकी टेस्टिंग की जाती है, आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन होता है, फिर उस इंस्टॉलेशन का एक फीडबैक लेने के लिए ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन करने के साथ साथ उसको मैनेज और मेंटेन भी किया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो भी होती है ये शेड्यूलिंग के थ्रू होती है। शेड्यूलिंग कैसे होगी, शेड्यूलिंग के लिए जो है रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, तो ये कुछ एक्टिविटी होती है जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में की जाती है। इसको हम एक बहुत ही अच्छे डायग्राम से भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर एस्टिमेशन एक्टिविटी करनी होती है तो वो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी को रखा जाएगा, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर आएगी। तो एक डायग्राम के माध्यम से जो है एस्टिमेशन एक्टिविटी को एक ऑर्डर की फॉर्म में यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है। सबसे पहले जो एक्टिविटी आती है एस्टिमेशन करने के लिए वो होती है साइज़ ऑफ एस्टिमेशन। बिल्कुल सही बात है। आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर बनानी होती है वो कितने साइज़ की बनानी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी रखनी है, ये भी डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से फीचर, फंक्शन, फैसिलिटी डालनी है। उसी के आधार पर उसके साइज़ को एस्टिमेट किया जाता है। यानी हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो सबसे पहले एक्टिविटी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वो यही होती है कि वो सबसे पहले एप्लीकेशन के साइज़ को एस्टिमेट करे। जैसे ही एस्टिमेट यानी साइज़ का पता चल जाता है तो फिर उससे ये भी पता चल जाता है कि उस साइज़ को बनाने के लिए, उस साइज़ को सक्सेस करने के लिए, उस इतने साइज़ की एप्लीकेशन को बनाने के लिए कितने एफर्ट्स की ज़रूरत है और कितनी ड्यूरेशन की ज़रूरत है। यानी कितनी मेहनत या कितने लोगों की या फिर कितनी लेबर की ज़रूरत है या फिर कितने हेल्पर उसको चाहिए बनाने के लिए, ये भी पता चल जाता है। और साथ के साथ ये भी पता चल जाता है कि कितने टाइम पीरियड में जो है वो एप्लीकेशन तैयार हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों के बाद जैसे ही इन दोनों के बारे में भी पता चल जाता है तो आगे ये भी आइडिया हो जाता है कि हाँ, स्टाफ को कितना एस्टिमेट करना है, यानी कितने स्टाफ को या फिर कितने टीम मेंबर की हेल्प से जो है उस एप्लीकेशन को तैयार किया जा सकता है। साथ के साथ यहाँ पर स्टाफ का जो है जो एक सैलरी पैकेज रहता है उसका भी एस्टिमेशन किया जाता है। उनको जो पैकेज दिया जाएगा, सैलरी पैकेज जो दिया जाएगा, या ये कह लीजिए कि जो साथ में उनके मोटिवेशन के लिए जो बोनस उनको दिया जाएगा, जो फाइनेंशियली हेल्प उनको दी जाएगी, उसका भी एक एस्टिमेशन यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। लेकिन इस स्टाफ एस्टिमेशन जो रहेगा वो आपकी एफर्ट एस्टिमेशन और ड्यूरेशन एस्टिमेशन के बाद ही क्रिएट हो सकता है। एफर्ट एस्टिमेशन में यहाँ पर कॉस्ट एस्टिमेशन की भी बात की गई है कि एफर्ट एस्टिमेशन से ये भी पता चलता है कि कितनी कॉस्ट यानी कितनी मनी की ज़रूरत है एक एप्लीकेशन को एक डिज़ाइन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट यानी मनी का भी आइडिया यहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि हाँ, इतने मनी से जो है हम एक एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये सब काम कैसे होगा, इन सब काम के लिए जो है एक शेड्यूलिंग की जाएगी, एक समय सारणी बनाई जाएगी। बहुत अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट है शेड्यूलिंग, जिसको हम टाइम पीरियड या फिर टाइम शेड्यूल कहते हैं, समय सारणी कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बाउंड करना भी शेड्यूलिंग कहलाता है। शेड्यूलिंग करने से जो है जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो एक प्रॉपर वे में चलता है। तो शेड्यूलिंग इज़ वेरी मस्ट पॉइंट फॉर एस्टिमेशन एक्टिविटी। तो इस तरीके से जो है हमने इस डायग्राम के थ्रू एस्टिमेशन एक्टिविटी को यहाँ समझने की कोशिश की है। एक नॉर्मल एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, मैं उसके माध्यम से भी आपको इसे समझाना चाहती हूँ। जैसे कि आप ये समझिएगा कि आपको जो है आपके घर में कोई प्रोग्राम है या कोई फंक्शन है, उस प्रोग्राम फंक्शन में कितने मेहमान आएंगे, कितने गेस्ट आ सकते हैं, गेस्ट के आधार पर ही, यानी गेस्ट आपको यहाँ पर प्रिडिक्ट करना होगा, यहाँ फोरकास्टिंग करनी होगी, यहाँ पर एक आइडिया जनरेट करना होगा कि हमारे इस फंक्शन में या फिर हमारे इस प्रोग्राम में कितने गेस्ट आ सकते हैं। यानी गेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको दो चीज़ें पता चलती है कि हमें कितने एफर्ट्स का मतलब है यहाँ पर कितने कॉस्ट यानी कितने पैसे की ज़रूरत है, यानी कितना पैसा हमें इस प्रोग्राम फंक्शन में लगाना है। और साथ के साथ आपको ये भी पता चल जाता है गेस्ट के अकॉर्डिंग कि कितनी ड्यूरेशन तक यानी कितने टाइम तक हमें इस फंक्शन को जो है चला करके रखना है। जैसे कि आप ये कह लीजिए कि कुछ फंक्शंस प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, अगर उसमें गेस्ट जो हैं कम आ रहे हैं तो आप उसे कम ड्यूरेशन में भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर गेस्ट का आवागमन जो है, आना जाना जो है वो ज़्यादा है, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूरेशन को जो है घटाना भी पड़ सकता है और बढ़ाना भी पड़ सकता है। तो ये जो चीज़ें जो हैं हमारे गेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाती है, हमारा एक आइडिया जनरेट हो जाता है। इसी के बाद फिर आप जो है स्टाफ एस्टिमेशन, जो आपके घर के मेंबर होते हैं, आप गेस्ट के
एस्टिमेशन के आधार पर, यानी गेस्ट की क्वांटिटी के आधार पर ही या उनकी काउंटिंग के आधार पर ही आप पता कर सकते हैं कि आपको उनके वेलकम के लिए कितने स्टाफ की ज़रूरत है, यानी कितने हेल्पर की ज़रूरत है, या फिर कौन कौन से मेंबर को कितने कितने गेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ये थोड़ा एक आइडिया यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ये सब वर्क आप कैसे करते हैं, जितना भी आपके घर में प्रोग्राम फंक्शन जो भी होना है उसके लिए आपको एक शेड्यूलिंग तैयार करनी होती है। एक आप शेड्यूल, एक सूची बनाते हैं, एक टाइम पीरियड शेड्यूलिंग करते हैं आप, जिसमें आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर देते हैं कि किस पर्सन की कितने टाइम से कौन सी जिम्मेदारी रहेगी, उसके बाद वो जिम्मेदारी किसके पास चली जाएगी और किस तरीके से उस जिम्मेदारी को फॉलो करना है। यानी एक ये कह सकते हैं कि एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ, एक बाउंड्री के साथ, एक लिमिट के साथ जो है इस प्रोग्राम फंक्शन को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो इसकी जो सक्सेसनेस होती है वो बहुत ही वेल होती है, बहुत ही बेस्ट होती है, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका निकल के आता है। तो इसी तरीके से एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम होती है उनको भी अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से जो है एस्टिमेट करना होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है वो है मैट्रिक्स फॉर प्रोजेक्ट साइज़ एस्टिमेशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रोजेक्ट के साइज़ को एस्टिमेट हम कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एक मेथड दिया है। इस मेथड को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। मैट्रिक्स अपने आप में एक साझा होता है। आप ये कह सकते हो कि एक मैप है ये, जिस मैपिंग के आधार पर जो है आप मीज़रिंग कर सकते हैं, यानी मीज़र कर सकते हैं प्रोजेक्ट के साइज़ को, जो है आप उसका स्केलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में भी लिखा है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक मेथड है ऑफ मीज़रिंग समथिंग। कुछ भी आपको मीज़र करना हो तो कुछ भी मीज़र करने के लिए जो है आप मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि, और आप वैसे भी जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक टैबुलेशन फॉर्म में होता है जिसमें रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। जो आप ये भी कह सकती हैं एक बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है जिसमें आपको एक हेड्स के थ्रू या फिर ये कह लीजिए कि हेड्स के थ्रू, हेडिंग्स के थ्रू जो है कोई भी चीज़ इजीली समझ में आ जाती है। जो भी उसमें क्वांटिटी, वैल्यू या जो भी नंबर होते हैं उसके अंदर वो इजीली समझ में आ जाते हैं, क्योंकि हर एक जो कॉलम होता है वो अपनी अपनी आइडेंटिटी जो होती है उसको शो करता है। तो वो चीज़ ईजिली जो है हर किसी की समझ में आ जाती है। तो मैट्रिक्स भी एक बहुत अच्छा मेथड होता है अगर प्रोजेक्ट के साइज़ को एस्टिमेट करना होता है। तो यहाँ पर क्या बताया है, मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक एक्सप्रेशंस टेबल होती है। ये टेबल कुछ एक्सप्रेशंस देती है। किस फॉर्म में एक्सप्रेशंस देती है, कुछ रो और कॉलम का कॉम्बिनेशंस होता है। दैट इज़ ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कॉलम में अपनी एक सिंगल एंटिटी होती है, अपना एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन नंबर होता है एंड मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रूल्स। लेकिन आप इस टेबल को जो है मैनिपुलेट भी कर सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी जो चेंजेस करने की ज़रूरत होती है किसी नंबर को एक रो से दूसरे रो में या कॉलम में, अगर आपको जो है कट कॉपी पेस्ट करना होता है तो आप इस तरीके से इस टेबल को जो है मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साइज़ को एस्टिमेट करने के लिए 2 तरीके की यहाँ पर मैट्रिक्स का जो है जिक्र किया गया है। 2 तरीके की जो मैट्रिक्स यहाँ पर है, सबसे पहली है लाइन ऑफ कोड, यानी लाइन ऑफ कोड का मतलब है कि जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो कितनी लाइन में लिखी हुई, यानी आप अच्छे तरीके से जानते हैं प्रोग्राम किन से मिलकर बनता है। प्रोग्राम कोड से मिलकर बनता है। प्रोग्राम जो होता है सिंटैक्स से मिलकर बनता है। प्रोडक्ट जो है इंस्ट्रक्शन से मिलकर के बनता है। या प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट होता है, जो एप्लीकेशन, जो प्रोग्राम होता है, जस्ट वेट जो प्रोडक्ट होता है या जो एप्लीकेशन होती है वो कोड से मिलकर के बनती है। तो हर एक जो भी आप प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं उस प्रोग्राम में चाहे आपने एक स्पेस ही क्यों ना दिया हो तो वो स्पेस भी लाइन ऑफ कोड के नाम से जाना जाता है। तो लाइन ऑफ कोड एक मैट्रिक्स मेथड है जिसके आधार पर आप प्रोजेक्ट को जो है एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मेथड जो आता है वो है फंक्शन पॉइंट, जिसको हम शॉर्ट में FP के नाम से जानते हैं, फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन। फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन में क्या
क्या होता है कि कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं जिनके बिहाफ पर आप प्रोजेक्ट के साइज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं। हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर LOC पढ़ने जा रहे हैं। LOC का मतलब है लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कोड क्या है? लाइन ऑफ कोड जो है एक इंजीनियर रहे हैं जिनका नाम है कॉन्टे ने जो है अपने रिसर्चिंग या फिर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये लाइन ऑफ कोड मैट्रिक्स मेथड यहाँ पर दिया है, जिसके आधार पर प्रोजेक्ट के साइज़ को ईजिली जो है एस्टिमेट किया जा सकता है। क्या है लाइन ऑफ कोड? लाइन ऑफ कोड, ए लाइन ऑफ कोड्स इज़ एनी लाइन ऑफ प्रोग्राम। जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि ए लाइन ऑफ कोड क्या है। ए लाइन ऑफ कोड होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम कितनी लाइन में लिख रहे हो, उसको हम लाइन ऑफ कोड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर बताया, ए लाइन ऑफ कोड इज़ एनी लाइन ऑफ प्रोग्राम, यानी कोई भी प्रोग्राम आपने लिखा है वो प्रोग्राम कितनी लाइनों में पूरा हो रहा है, कितनी टेक्स्ट लाइन में आप उसको पूरा कर रहे हैं, इसको लाइन ऑफ कोड के नाम से जानते हैं। दैट इज़ नॉट ए कमेंट। हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे उसमें जो कमेंट्स होंगी या फिर जो ब्लैंक लाइन होगी उनको काउंट नहीं किया जाएगा। दिस कंटेनिंग प्रोग्राम हेडर्स, डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूटेबल एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। इसमें जितना भी काउंटिंग की जाएगी लाइन ऑफ कोड में, वो क्या काउंट किया जाएगा? वो प्रोग्राम्स के जो हेडर्स हैं उनको काउंट किया जाएगा। जो डिक्लेरेशंस आप वेरिएबल डिक्लेयर जैसे करते हो उनको काउंट किया जाएगा। एग्जीक्यूटेबल को काउंट किया जाएगा एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल जो स्टेटमेंट होती है इनको काउंट किया जाएगा। यानी लाइन ऑफ कोड में कमेंट्स छोड़कर और ब्लैंक लाइन छोड़कर और बाकी जो भी आप लिखते हो उन सबको काउंट करके ये बताया जाएगा कि आपका एक प्रोग्राम कितनी लाइन ऑफ कोड में लिखा जा रहा है। यानी साइज़ के प्रोडक्ट के साइज़ को